एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो अभी पढ़ा रहे थे, सीरीज चल रहा है क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर जो डेली 12 बजे चलता है, उसी का 6th क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे मतलब पढ़ा रहे हैं और पूरा स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें 5 तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पांचवा पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये लिस्ट है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये 5 तरह के केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे दिया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लैवॉइसियर ने 1789 में 1789 में इस लॉ को दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसके अनुसार ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि इसके अनुसार क्या होता है, जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। किसी भी रिएक्शन में किसी भी फिजिकल चेंज करिए या केमिकल चेंज करिए, ये कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। ठीक है, ये और कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, अब है क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब इस बात का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था लेंडोल्ट्स ने। बाय लेंडोल्ट्स एक्सपेरिमेंट, एक जो है एच शेप का एक ट्यूब में एक तरफ हम लेते हैं NaCl सॉल्यूशन, एक तरफ लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं, एक तरफ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं। फिर दोनों को सेक करेंगे तो ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करता है तो AgCl व्हाइट पीपीटी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और ये सॉल्यूशन बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस सॉल्यूशन में देखा गया कि पहले ही इस दोनों का मास चेक किया गया जब ये दोनों सॉल्यूशन के फॉर्म में थे, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, और फिर बाद में जो प्रोडक्ट है उसका भी मास चेक किया गया, दोनों बिल्कुल इक्वल हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, वेरीफाइड करता है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पांचों पढ़ेंगे, इसको पहले अच्छे से आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और फिर हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको दिया था फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट ने 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में इसको दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने। इनके अनुसार प्योर केमिकल कंपोनेंट always contain same element combined together in form same definite proportion by weight। same definite proportion weight के साथ होता है, same mass होता है, तब इसको किया जाता है। इसमें दो लिमिटेशन इसका ये है कि not valid for isotopes, isotopes के लिए ये वैलिड नहीं होता है, और when compounds are different, जब different compounds होते हैं तो ये नहीं होता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझिए। अब हम देखेंगे थर्ड जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम देखते हैं थर्ड जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, जिसे दिया था डाल्टन ने, किसे दिया था, डाल्टन ने दिया था 1803 में। ठीक है, गिवन बाय डाल्टन इन 1803। अब ये क्या है सो समझते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा बात एक बार स्टेटमेंट पे पढ़ देते हैं। When two element combine, जब दो एलिमेंट एक साथ आएगा, कंबाइंड हो गया, to form more than one compound, to form क्या करेगा, more than क्या बनाएगा, एक से अधिक कंपाउंड बनाए। ठीक है, more than one compound, एक कंपाउंड से अधिक बनाए, दो एलिमेंट साथ आए और एक से अधिक कंपाउंड बनाए, more than का one compound, then the mass of one of element, और उसमें एक का जो एलिमेंट का जो मास होगा, which combined with a fixed मास ऑफ अदर एलिमेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये जो आएगा वो होल नंबर के रेशियो में आएगा। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कैसे आएगा। तो एक एलिमेंट हम लेते हैं नाइट्रोजन और दूसरा एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके कुछ कंपाउंड बनाएंगे। ये 5 कंपाउंड हमारे पास बना है, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, 5 कंपाउंड्स बना है। पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वेट चेक करेंगे। आपको पता है कि एक नाइट्रोजन का होगा 40, तो यहाँ पे N2 है, तो वेट कितना होगा नाइट्रोजन का, 28। क्या होगा, 28 हो जाएगा नाइट्रोजन का वेट। यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2।
क्या हो जाएगा 28। यहाँ पे नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 2, क्या हो जाएगा 28। यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, कितना हो जाएगा 28। तो टोटल नाइट्रोजन कितने होते हैं 20, मतलब नाइट्रोजन का मतलब यहाँ पे होगा 28। तो वेट निकल गया नाइट्रोजन का। अब यहाँ पे क्या निकालना है, ऑक्सीजन का वेट। तो 16 होता है, पता है मास कितना होता है 16, 16। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 16, यहाँ पे भी हो जाएगा 16, बट यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 48 हो जाएगा। यहाँ 4 ऑक्सीजन O4 है, 16 4 जा 64। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 5 है तो 16 5 जा 80, 80 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया, वेट ऑफ ऑक्सीजन पता चल गया। अब है फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फिक्स्ड वेट निकालेंगे। तो फिक्स्ड वेट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं कि एक में 14 है, बाकी सब में 28 है। सबको अगर हम 14 बना दें तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो फिक्स्ड वेट नाइट्रोजन का आएगा 40। इसमें कुछ नहीं है, सेम है, 14 ही रखेंगे। यहाँ भी 2 से करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 14, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो नाइट्रोजन का फिक्स्ड वेट आ गया। अब नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब जहां जहां जो जो किए हैं, जहां मान लीजिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किए हैं तो 2 से डिवाइड किए तो इसका आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसको भी 2 से तब डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा ऑक्सीजन का वेट 8। इसको 1 से मतलब इसको कुछ नहीं किया तो इसको ऐसे एज चीज लिख देंगे 16। अब इसको यहाँ भी 2 से डिवाइड किया है नाइट्रोजन के वेट को, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24, यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 40। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ 80 था ऑक्सीजन का वेट और यहाँ नाइट्रोजन के वेट को 2 से डिवाइड करके हम इसको फिक्स किए हैं, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, 8 मास का जो रेशियो है 8:20, 16:24:32:40। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2:3:4:5 आ गया, जो कि क्या है, एक होल नंबर का रेशियो है। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ गए। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर के रेशियो में आ गया, यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब फोर्थ जो लॉ है हमारा वो है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो भी पढ़ेंगे। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझे एक बार तो दोबारा इसको चला के देखिए, फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको आंसर देंगे। पहले जल्दी से उसको कीजिए। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, ये जो दिया था रिक्टर ने दिया था 1792 में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, two element differ in element combined separately with a fixed mass of the third element, the ratio in which they do will be same or some multiple of the ratio in which they combine each other। जैसे अभी देखेंगे हम लोग H है और S है, H2S एक कंपाउंड बना, ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फर मिलके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर H2O बनाता है, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो रेशियो देखेंगे वो होता है 2:32। इसका देखेंगे तो होता है कितना 2:16। सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे तो 2:1, और ऑक्सीजन और सल्फर और O2 का देखेंगे तो क्या होगा 1:1। तो 2:1 इसका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड रेशियो बाय मास हो जाएगा। ये आपका है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन इसको कहते हैं, जिसे कौन दिए थे, इस रे को दिए थे रिक्टर ने 1792 में। और इसमें क्या होता है कि when two different element combine separately the fixed mass of a third element, the ratio in which they do will be same or some multiple of the। ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आपको ये, इसको अगर समझ आ गया इसको भी नोट कर लीजिए। और फिफ्थ जो रेशियो, फिफ्थ जो इसका है वो इंपॉर्टेंट है, पांचवा जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है उसको भी पहले हम बात है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे लास्ट जो है यानी कि गे-लुशैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जिसे 1808 में गे-लुशैक ने दिया था। इसमें क्या ये क्या कहता है, ठीक है ना, तो ये कहता है कि when gases react together or produce in chemical reaction, they do show in a simple ratio by volume। उसका जो वॉल्यूम का जो होगा वो एक सिंपल रेशियो बन जाएगा। ठीक है, रेशियो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इफ दीस आर also gases provided all gases at same temperature and pressure। जितने भी गैस दिए होते हैं
टेम्परेचर और प्रेशर इसका सिमिलर होना चाहिए। जैसे क्या करें, H2 और Cl2 इस दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनेगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, एक वॉल्यूम लिया H2 गैस का, एक वॉल्यूम लिया किसका, क्लोरीन गैस का, तो बनाता है क्या, 2 वॉल्यूम बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे 1:2 इस रेशियो में इसको हम लोग रखेंगे। अगर 100 ml हाइड्रोजन गैस डाला जाए और 100 ml जो है क्लोरीन गैस, तो 200 ml HCl बनता है। वहीं अगर N2 एक वॉल्यूम लिया, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस लिया, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, तो 2 वॉल्यूम बनता है अमोनिया गैस। ठीक है, तो 1:3:2 के रेशियो में इसका भी यही कहता है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जिसे 1808 में गे-लुसाक ने दिया। यही कुछ 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 दिए गए थे, उसे आज एक वीडियो में हमने पूरा लगभग कंप्लीट पढ़ा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए लगातार 12 बजे डेली का वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो आप डेली जुड़कर अपना पूरा का पूरा केमिस्ट्री 11th का कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।